वेलकम टू जीएस तूफानी। आज है 31 मार्च 2023। आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। आज का टारगेट है 1K लाइक। आइए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सर्बिया ने वायु प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से किस उपकरण को पेश किया है? ऑप्शन ए लिक्विड ट्री। इसका व्याख्या देखते हैं। हाल ही में सर्बिया ने वायु प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से लिक्विड ट्री नामक एक नए उपकरण को पेश किया। यह उपकरण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए सूक्ष्म शैवाल का उपयोग करते हुए प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन कर वायु की गुणवत्ता में सुधार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के कितने स्थानों को वर्ष 2023 में टाइम मैगजीन की विश्व के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 2 स्थानों को। आइए इम्पोर्टेंट तथ्य देखते हैं। भारत के मयूरभंज और लद्दाख 2023 में टाइम मैगजीन की विश्व के महानतम स्थानों की सूची में प्रदर्शित 50 स्थानों में से 2 स्थान है। भारत के मयूरभंज और लद्दाख अपने खतरे में पड़े बाघों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए चयनित हुए हैं। टाइम मैगजीन ने दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची 2023 में उड़ीसा के मयूरभंज क्षेत्र और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख दोनों को सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मार्च 2023 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर निकल गया है? ऑप्शन सी भूटान। ये है भूटान। आइए कुछ देखते हैं इसके बारे में। दोहा कतर में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों शिखर सम्मेलन में भूटान अब एलडीसी की सूची में नहीं होगा और सूची से स्नातक होने वाला केवल 7वां देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टॉपिक। भूटान को 1971 में पहले एलडीसीएस के समूह में शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट। भूटान की अर्थव्यवस्था अंतिम 20 वर्षों में 8 गुना से अधिक बढ़ी है। 2000 में केवल $300 मिलियन से शुरू होकर 2017 में $2.53 बिलियन तक पहुंची है। भूटान के एलडीसी सूची से बाहर निकलने से देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच, विदेशी सीधी निवेश और बेहतर व्यापार अवसरों जैसे कुछ लाभ होंगे। संयुक्त राष्ट्र की सबसे कम विकसित देशों एलडीसी की सूची के बारे में देखते हैं। 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सबसे असहाय देशों में से कुछ को मान्यता देना शुरू किया था, जिसमें विकास क्षमता, सामाजिक आर्थिक मापदंड, घरेलू वित्त की कमी थी। वर्ष 1971 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर एलडीसी की श्रेणी स्थापित की ताकि उनके लिए विशेष समर्थन आकर्षित किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सबसे कम विकसित देशों के रूप में चिन्हित 46 अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अफ्रीका से हैं।
आइए नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन देखिए, किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर को वर्ष 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन बी, भारत। आरबीआई के गवर्नर हैं आपका शशिकांत दास, इनको गवर्नर्स ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। आइए इनके बारे में देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास को इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग ने 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया है। यह दूसरी बार है जब किसी भारतीय केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने पुरस्कार प्राप्त किया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन 2015 में देश की ओर से पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री के साथ मिलकर मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन डी, बांग्लादेश। चित्र में देख सकते हैं, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं और ये भारत के हैं। आइए हम लोग इसके बारे में कुछ देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। यह पहली ऐसी पाइपलाइन है जिसके माध्यम से भारत से रिफाइंड डीजल बांग्लादेश को आपूर्ति किया जाएगा। यह परियोजना भारत सरकार की अनुदान सहायता के तहत बनाई गई है। इस परियोजना में 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण शामिल है जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पर्वतीपुर को जोड़ेगा। कुछ रास्ते में 6 किलोमीटर भारतीय और बाकी 124 किलोमीटर बांग्लादेश की ओर होंगे। भारत में बस 6 किलोमीटर। पाइपलाइन परियोजना का भारतीय हिस्सा असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और बांग्लादेशी हिस्सा बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस पाइपलाइन की क्षमता प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन है। यह रिफाइंड डीजल भारत के असम के नुमालीगढ़ से पर्वतीपुर डिपो को आपूर्ति करेगी। बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। राजधानी कहाँ है? ढाका। मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टका। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद। मुद्रा टका। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल से 2216.70 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन सी, केरल। आइए इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार 6.8% में सबसे कम साक्षरता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 65.3% है और राजस्थान 66.1% है। केरल में भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर 94% है और इसके बाद लक्षद्वीप में 91.85% है, 91.85% है। मिजोरम में 91.33%। ग्रामीण भारत में साक्षरता दर
67.77% है, जबकि शहरी भारत में 84.811% है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय नौसेना के किस जहाज को अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति कलर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी INS द्रोणाचार्य। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखिए। भारतीय नौसेना के INS द्रोणाचार्य को अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति कलर से सम्मानित किया गया है। देश के सर्वोच्च सैन्य शासक के रूप में काम करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कृत किया गया है। कोच्चि में स्थित INS द्रोणाचार्य नौसेना, तटरक्षक और मैरीन फोर्सेस से नौसेना अधिकारियों और नाविकों को गनरी और मिसाइल युद्ध के बारे में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करता है। 2004 में INS द्रोणाचार्य गनरी और मिसाइल युद्ध में उत्कृष्ट के लिए केंद्र ऑफ एक्सीलेंस के रूप में नामित किया गया था। भारतीय नौसेना के बारे में देखिए। स्थापित कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल R हरिकुमार। नौसैनिक दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन ए रचना बिश्वत रावत। आइए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखिए। एक पत्रकार और लेखक रचना बिश्वत रावत ने बिपिन यूनिफॉर्म के पीछे छिपे इंसान नामक एक किताब लिखी है। इस किताब में भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने जनरल बिपिन रावत के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह जनरल रावत के जीवन और उनकी उपलब्धियों के लिए एक उचित श्रद्धांजलि का काम करती है। नोट देखिए। वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की रिक्तियों में पूर्व अग्निवीर के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन डी 10%। देखिए इंपॉर्टेंट तथ्य देखिए। पूर्व अग्निवीरों को अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की नौकरी की रिक्तियों में 10% आरक्षण मिलेगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने BSF में इसकी घोषणा की थी। प्रथम बैच के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा अधिकतम 5 वर्षों तक शामिल होगी, जबकि अन्य बैचों को 3 वर्ष तक आयु शामिल होगी। अग्निपथ योजना को जून 2022 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के बारे में देखिए। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स संस्थापक कौन है? भारत की संसद। स्थापित कब हुआ था? 10 मार्च 1969। महानिदेशक कौन है? श्री शिलवर्धन सिंह। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस कंपनी ने भारत के पहले स्वदेशी 4 पैर वाले रोबोट का अनावरण किया है? ऑप्शन सी स्वाया रोबोटिक्स। यह है, आप यहाँ चित्र देख सकते हैं जिसके 4 पैर हैं। इसका नाम है स्वाया रोबोटिक्स। इसके बारे में देख लेते हैं। हैदराबाद स्थित स्वाया रोबोटिक्स कंपनी ने 2 DRDO लैब्स पुणे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और बेंगलुरु में डिफेंस बायो इंजीनियर एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी के साथ मिलकर भारत के पहले क्वाड पेड रोबोट
और बियरेबल एक्सो स्केलेटन का अनावरण किया है। कंपनी ने दोनों रोबोटों को औद्योगिक क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवा में उनके कार्यों के लिए डिजाइन किया है। एक्सो स्केलेटन भारतीय सैनिकों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य उनकी शारीरिक ताकत को बढ़ाना है और जो उन्हें थकाने के बिना लंबी दूरी तक चलने और भारी बोझों को कम परिश्रम से उठाने की अनुमति देगा। ये 4 पैर वाले रोबोट होते हैं जो आसमान और खराब ढालों पर चल सकते हैं या दौड़ सकते हैं। ये रोबोट 25 किलोग्राम तक को भार उठा सकते हैं और सैनिक के साथ साथ चल सकते हैं। डीआरडीओ के बारे में देखते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1958। अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर बी कामत। मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। स्थापना दिवस 1 जनवरी को। क्रिकेट के ईरानी कप 2022-23 को किसने जीत लिया है? ऑप्शन बी, रेस्ट ऑफ द इंडिया। आइए इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। ईरानी कप 2022-23 के फाइनल में टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को हराकर अपना 30वां शीर्षक जीता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ईरानी कप का नाम महान भारतीय क्रिकेटर प्रशंसक श्री जी.आर. ईरानी के नाम पर रखा गया है। इसे 1959-60 में शुरू किया गया था। यह रणजी ट्रॉफी विजेता टीम और इंडिया के अन्य खिलाड़ियों के बीच खेले जाने वाला एक 5 दिवसीय मैच है और भारत में सबसे प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में से एक माना जाता है। देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमको कुछ पता चले। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको ऐसे वीडियो मिलता रहे।